हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 24 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। और सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का पहला लेक्चर है आप राइट्स टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज पुलिस ब्लॉक इट्स ऑफिस। तो जैसा अभी पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में देखा गया है, जैसे दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी के द्वारा एक लिकर पॉलिसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो आप पार्टी है उसके ऑफिस को भी दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर दिया। तो इससे रिलेटेड जो बात है यहाँ पर, इस बात पे, इस एक्शन पे क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि क्या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में इस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए। और इसी बात को लेकर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस पूरे न्यूज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो टर्म्स है वो हम देख लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ नॉर्म्स और सेट ऑफ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स का सेट है जो गाइड करता है पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन के टाइम में। ये इवॉल्व हुआ था सारी पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंसस से कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं, कुछ ऐसे बेसिक नॉर्म्स रखे जाएं जिसको इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करें और उनके कैंडिडेट भी अपने आचरण में इस तरह का बिहेवियर रखें कि वो इन नॉर्म को वॉयलेट करने वाले कोई काम ना करे। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट के द्वारा इन जो नॉर्म्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए लेटर और स्पिरिट में। इलेक्शन कमिश्नर ensures observation of model code of conduct by political party in power एंड जो भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं वो भी इनको फॉलो करे और एक फ्री और फेयर इलेक्शन को करवाया जाए। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। और जो इंडिया में लोकसभा और स्टेट के असेंबली इलेक्शन होते हैं उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कराने की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और ये जो पावर है, अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, आर्टिकल 324 देता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का आर्टिकल 324 है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेड बनाता है लोकसभा और स्टेट के इलेक्शंस करवाने के लिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो इंश्योर कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा और स्पेशली पावर में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा गवर्नमेंट की मशीनरी का इलेक्टोरल पर्पस के लिए मिसयूज ना हो और किसी तरह की भी मेल प्रैक्टिसेस है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और इलेक्टोरल ऑफेंसेस है उनको ना होने दिया जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डेट ऑफ अनाउंसमेंट से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन के का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है। वो डेट ऑफ स्टार्टिंग होती है मॉडल ऑफ कंडक्ट की और लास्ट डेट होती है ये तब तक चलता है जब तक इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। यानी डेट ऑफ अनाउंसमेंट और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलता है। ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन ये पूरे देश में लागू रहता है और स्टेट के असेंबली इलेक्शन में जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं वहीं पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। अगर बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू रहता है। अगर हम एमसीसी की हिस्ट्री को देखें तो पहली बार इस तरह के जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये केरला के असेंबली इलेक्शन में 1960 में लगाए गए थे, जो वहाँ के केरला के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिटिकल लीडर्स के लिए स्टार्ट किए थे। उसको देखते हुए जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 1962 के लोकसभा इलेक्शन में भी इसी तरह के कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई किए सारी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और वहाँ से ये जो स्टार्टिंग है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वो हो गई। उस समय इसको कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जाना जाता था और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसको रीनेम किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1990 के दौरान। और धीरे धीरे जो भी करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस आती चली गई 1962 से 1991 तक उनको
रोकने के लिए इलेक्शन के दौरान ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, इनको टाइम टू टाइम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की कवायद भी की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आफ्टर 1991 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नई मीनिंग के साथ निकाला और नए-नए वॉयलेशन के अगेंस्ट नॉर्म्स और रूल्स बनाए। और उस समय में जो टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके द्वारा आर्टिकल 324 को बहुत ही स्ट्रिक्टली यूज़ करते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज से फॉलो करवाया गया। तो उस समय, वो जो पर्टिकुलर समय है जिस समय टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे पावरफुल टाइम माना जाता है, क्योंकि उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टी और सारे कैंडिडेट के द्वारा बहुत ही सीरियसली फॉलो किया जाता था। 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये भी डायरेक्शन दी है कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, वो मैनिफेस्टो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए रखें। और जो भी डिक्लेरेशन मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाता है, वो लॉजिकल हो और बिना सिर पैर के जो चुनावी घोषणाएं हैं वैसी नहीं की जानी चाहिए। और इसके बाद 2014 इलेक्शन से ये पर्टिकुलर जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, इसको फॉलो किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये हमने देख लिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस साल लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, तो आने वाले एग्जामों में अलग अलग तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन है, अगर हम लोकसभा इलेक्शन को देखें तो इस इलेक्शन में पहली बार एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने 85 प्लस एज के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं और जितने भी डिसेबल लोग हैं, उनको घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी है। तो यहाँ पर ये जो टोटल वोट डालने वाले लोग हैं, ये करीब 85 लाख सीनियर सिटीजन्स और 88 लैक्स के करीब डिसेबल लोग हैं। तो ये पहली बार घर से वोट डाल सकते हैं। इनको वोट डालने के लिए बूथ पे, इलेक्टोरल बूथ पे, इलेक्शन वाले बूथ पे नहीं जाना पड़ेगा। तो 85 लाख सीनियर सिटीजन और 88 लाख से ज़्यादा डिसेबल्स हैं। तो इनमें कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, जैसे अगर डिसेबिलिटी में 40% से ज़्यादा स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है किसी पर्सन की, तो उसको इस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर माना जाएगा। और सीनियर सिटीजन में 85 प्लस ईयर की जो एज रखते हैं, उनको भी ये फैसिलिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इसी पर्टिकुलर जो नया नॉर्म निकाला है इलेक्शन कमीशन ने, उसके बारे में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार जो अपर लिमिट है एल्डरली वोटर, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 80 ईयर्स से ज़्यादा जितने भी वोटर्स होते थे उनको एल्डरली मानता था, लेकिन अब यहाँ पर इसने डेफिनेशन चेंज करते हुए 85 ईयर्स और उससे ज़्यादा के वोटर्स को एल्डरली वोटर में इंक्लूड किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पोस्टल बैलेट ऑप्शन है, मीडिया, ये जो घर बैठे वोट देने की सुविधा है, ये पहला तो एल्डरली वोटर्स को है जिनकी एज 85 प्लस ईयर हो, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी जिन डिसेबल लोगों की हो वो वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि जो एसेंशियल सर्विसेज के पार्ट है, जैसे मेट्रो में, रेलवेज और हेल्थ केयर सर्विसेज में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी इस सुविधा का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर उन्हें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो पर्सोनल होते हैं, जो सेंट्रल और स्टेट पुलिस पर्सोनल होते हैं, वो भी इस सुविधा का यूज़ कर सकते हैं। एम्बेसी स्टाफ भी इस सुविधा का यूज़ करता है, ये ऑलरेडी है। तो ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पर इनको प्रोसेस में दिया गया, और बाकी इनके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो यहाँ पर बताई गई है। तो एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ चैलेंजेस भी हैं इस सुविधा के, जैसे कि लॉजिस्टिकल जो प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इन वोट को कास्ट करने के लिए स्टाफ के द्वारा विजिट किया जाएगा हर एल्डरली पर्सन और हर उस पर्सन के घर पे जहाँ पर उसको वोट डालना है। तो एक तरह से लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम फेस की जा सकती है, जो रिक्वेस्ट पर्सन की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कम्युनिकेशन वोटर को दिया जाना है, तो उनमें भी शेड्यूलिंग और उनके जो पैराफर्नेलिया है उनको किस तरह से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की जाएगी और टाइम पे वोटिंग कराई जाए इन लोगों के द्वारा, ये भी एक बड़ा चैलेंज
उभर के सामने आ सकता है। इसके अलावा मैसिव पब्लिक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि ये जो फैसिलिटी इलेक्शन कमीशन ने दी है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप लोगों को मालूम चले जो एटलीस्ट इस सुविधा का यूज़ कर रहे हैं। केरला गवर्नमेंट ने एक अनप्रेसिडेंटेड मूव में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की है, जिसमें केरला सरकार के द्वारा बोला गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा 4 केरला स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल बिना किसी रीज़न के विथहोल्ड किया है। तो इसके अगेंस्ट ये जो अपील है केरला ने सुप्रीम कोर्ट में की है। इसके साथ ही केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद, उनके द्वारा जो केरला असेंबली के द्वारा पास किए गए बिलों को 2 साल तक होल्ड किया गया और 2 साल के बाद इसको प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए भेज दिया गया, बिना कोई रीज़न बताए। तो इसको भी इस अपील में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। यहाँ पर जो पूरा मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो कार्रवाई है को प्रेसिडेंट ने जो बिलों को होल्ड कर रखा है बिना किसी रीज़न के, ये एक तरह से आर्बिट्रेरी है और संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के अगेंस्ट जाता है। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि केरला के गवर्नर ने 2 साल तक 24 महीने तक असेंबली के पास किए गए बिलों को रोका और डेलिब्रेट अटेम्प्ट है ये गवर्नर का टू अवॉइड कैरिंग आउट हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो गवर्नर कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को करने से कतरा रहे हैं और 24 महीने तक बिना किसी रीज़न के बिल को रोकना और उसके बाद ये प्रेसिडेंट को रेफरेंस के लिए फॉरवर्ड कर देना, ये स्टेट गवर्नमेंट की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करती है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसके डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम प्लान किए गए हैं वो टाइम पे नहीं होते। इसकी वजह से ये एक ग्रेव इंक्रोचमेंट कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट का ये मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दिया है टू विथहोल्ड बिल्स दैट आर पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पूरी तरीके से स्टेट के अफेयर में इंटरफेरेंस है और इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट काम करता है। तो जब भी राष्ट्रपति को या गवर्नर के पास कोई बिल असेंबली के द्वारा पास किया जाता है तो उनके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे या तो बिल को यस बोला जाए, असेंट दिया जाए या विथहोल्ड कर लिया जाए या फिर उसे वापस भेज दिया जाए फॉर रिकंसिडरेशन। और गवर्नर के केस में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहता है कि गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रेफरेंस के लिए भेज सकता है। तो ये आर्टिकल 200 कहता है कि जिसमें गवर्नर को ये पावर दी गई है, वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के पास रेफरेंस के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पर 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जो इस पर्टिकुलर मुद्दे से लिंक रखते हैं। ये है आर्टिकल 14, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 202। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज़ है नेवी स्टेप अप विजिल अमिड पायरेसी थ्रेट। पिछले कुछ दिनों पहले इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता ने माल्टा के एक शिप को गल्फ ऑफ एदन में पायरेट्स के चंगुल से छुड़वाया था और किस तरह से इंडियन नेवी पूरे इंडियन ओशियन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उभर के सामने आई है, उसके बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो ऑपरेशन रिसेंट टाइम में नेवी के द्वारा गल्फ ऑफ एदन में किए जा रहे हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो है हाउथी रिबेल्स के द्वारा जो लगातार गल्फ ऑफ अदन में वहाँ से गुजरना वाले शिप्स पे हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए यूएसए और इंडिया मिलके काम कर रहा है। और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए जो डिस्ट्रॉयर है वो आईएनएस कोलकाता इंडियन नेवी का, जिसको डिप्लॉय किया गया है इस रीजन में। तो नेवी ने एक अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन संकल्प इन गल्फ ऑफ अदन। उसके 100 डेज पूरे हो गए हैं और काफ़ी बड़े अचीवमेंट नेवी की तरफ से ये हासिल किए गए हैं। जैसे एमवी रूइन जो माल्टा फ्लैग्ड शिप था उसको आज़ाद करवाया, उस पे जितने भी लोग थे उनको आज़ाद करवाया और जितने भी पायरेट्स पकड़े थे नेवी ने वो फाइनली उनको मुंबई में लाके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो इस पूरे 100 दिन के कार्यकाल में जो नेवी का ऑपरेशन संकल्प था, इसमें नेवी ने करीब 5000 पर्सोनल इसमें इन्वॉल्व थे, 21 शिप्स इन्वॉल्व थे और 900 आवर्स ऑफ फ्लाइंग के साथ ये पूरा रीजन
पीसफुल बनाने की पूरी जो एक्शन है वो नेवी के द्वारा किए गए। इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर द इंडियन ओशियन रीजन रिमेन्स सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल। और जो भी फ्री, ओपन और इंक्लूसिव और रूल बेस्ड ऑर्डर इंडियन ओशियन में होना चाहिए, ये नेवी के द्वारा इंश्योर किया जा रहा है इस ऑपरेशन संकल्प के दौरान। अब यहाँ पर पहले तो हाउथीज रिबेल्स के द्वारा अटैक किए जा रहे थे, उसके बाद अब पायरेट्स को भी मौका मिल गया जो करीब 10 साल से चुप बैठे थे। बहुत ज़्यादा पायरेसी की जो प्रॉब्लम है वो गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन के रीजन में नहीं देखी जा रही थी, लेकिन हाउथीज रिबेल्स के बाद ये पायरेट्स भी एक्टिव हो गए और इनके द्वारा भी शिप्स पे अटैक किए जाने लगे। तो ये जो अटैक्स हैं लगातार जो गल्फ ऑफ अदन के एरिया में हो रहा है, उससे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी शिप, कार्गो शिप्स जो मटेरियल लेके एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं, उनमें जो सामान लिया जाता है, ले जाया जाता है, उसका सामान का कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज अगर अटैक्स की कंडीशन ज़्यादा हो रही हैं तो इंश्योरेंस कॉस्ट किसी भी मटेरियल का, किसी भी फ्रेट का, वो बढ़ जाता है। इस पर्टिकुलर केस में भी इंश्योरेंस रेट्स हैव गॉन अप ऑलमोस्ट 35 to 40%। और इसकी वजह से टोटल जो कंटेनर का कॉस्ट है वो $500 से $2000 तक पहुंच गया। करीब 1.5 गुना मटेरियल का कॉस्ट इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस वजह से अगर हम ये यहाँ पर देखें, इस तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और यहाँ से अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखें तो ये जो रूट है जिससे सिप जाया करते थे, अब इस गल्फ ऑफ एदन के एरिया को बाईपास करने के लिए जो भी सिप कंपनियां हैं वो डायरेक्टली पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर लगा के अब यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मटेरियल डिलीवरी के लिए। तो इस रूट को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर अफ्रीका के सदर्न टिप पे एक पॉइंट है केप ऑफ गुड होप, जिसके नाम पर इस रूट का नाम पड़ा है। तो इस शॉर्टकट, ये जो सूज कैनल का रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है। और अगर पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को को कवर करते हुए अगर यूरोप जाना पड़े तो इससे जो टोटल डिस्टेंस है वो बढ़ती है और जो भी मेटल सप्लाई है उसका फाइनल कॉस्ट भी बढ़ता है। तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर हैं उन पे बर्डन पड़ता है। तो ये पूरा जो मामला है यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा एक अच्छा जो जो एक ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, ऑपरेशन संकल्प। तो ये ऑपरेशन पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है टीबी की जो ड्रग्स हैं उसकी कुछ शॉर्टेजेस देखी गई हैं। और ये जो वाइटल ड्रग्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखा गया है कि जो वाइटल टीबी की ड्रग्स हैं उनकी शॉर्टेज और ना होने दी जाए मार्केट में, अदरवाइज जो टीबी रेजिस्टेंस के केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। ये जो टीवी का आर्टिकल है ये आज के दिन इसलिए भी हाईलाइट किया गया है क्योंकि 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे होता है। तो आज 24 मार्च है, आज है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। और यहाँ पर टीबी को लेकर जो लोगों में अवेयरनेस है वो बढ़ाने के लिए ये जो पर्टिकुलर दिन है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे वो मनाया जाता है। तो जो ड्रग्स जो बहुत ही वाइटल हैं, जिनको एंटी टीबी ड्रग्स में काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है, इनकी शॉर्टेज मार्केट में हो रही है। और ये जो ड्रग्स हैं वो हैं 4FDC, फर्स्ट लाइन DSTB 1P एडल्ट, आइसोनियाजिड, रेफाम्पिविन एंड इथाम्बुटोल। ये कुछ ड्रग्स हैं जिनकी शॉर्टेज देखी गई है। तो एक्टिविस्ट ने प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखा है कि इन ड्रग्स की शॉर्टेज को कम किया जाए, अदरवाइज जो टीबी के स्ट्रेन के केसेस हैं या हम कहें ड्रग रेजिस्टेंस के जो केसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा सीवियर रूप माना जा सकता है टीबी का, उसके केसेस बढ़ सकते हैं। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ये मानता है, उसने एक्नॉलेज किया है कि एक अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए क्वालिटी एश्योर्ड एंटी टीबी ड्रग की, और ये एसेंशियल कंपोनेंट भी है डॉट स्ट्रेटजी में। तो जिन मेडिसिन को, जिन ड्रग्स को डॉट स्ट्रेटजी में शामिल किया गया है और जिनको नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत इंपॉर्टेंट माना गया है, उसकी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इनएडिक्वेट और पुअरली एडमिनिस्टर्ड ट्रीटमेंट है टीवी को जो सही करने के, एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं है, तो इससे ड्रग रेजिस्टेंस टीवी के बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पर
वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है और इससे रिलेटेड जो वाइटल ड्रग्स हैं इनकी शॉर्टेज रोकने का काम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में भी है और इंडिया की जो डॉट स्ट्रेटेजी है इस प्रोग्राम में उसमें भी माना गया है कि जो वाइटल ड्रग्स की सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। यहाँ पर एक साइंटिफिक आर्टिकल है जो नेचर जर्नल में पब्लिश किया गया है। एक थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि अफ्रीका से अ, कई हज़ार साल पहले करीब 70-80 हज़ार साल पहले लोगों का माइग्रेशन हुआ, आउट माइग्रेशन हुआ जिसका जो मेन कारण है वो ह्यूमिड क्लाइमेट को माना जाता है। आउटसाइड अफ्रीका जो ह्यूमिड क्लाइमेट की कंडीशन बनी जिससे ग्रीन कॉरिडोर बने, जिसकी वजह से लोग अफ्रीका से बाहर आए। और अब ये स्टडी सामने आई है, इसका इस स्टडी के अकॉर्डिंग अफ्रीका में जो एरिड क्लाइमेट की कंडीशन बनी थी करीब 74,000 साल पहले, और ये जो कंडीशन है वो वहाँ पर एक सुपर वोल्केनो हुआ करता था, टोबा वोल्केनो, सुपर वोल्केनो, उसके फटने की वजह से काफ़ी एरिड कंडीशन अफ्रीका में बनी जिसके कारण वहाँ से आउट माइग्रेशन देखा गया। तो अभी तक जो मेन कारण है आउट माइग्रेशन का वो ह्यूमिड क्लाइमेट माना जा रहा था, लेकिन टोबा वोल्केनो जो इंडोनेशिया का था उसकी वजह से अफ्रीका से आउट माइग्रेशन हुआ है 74,000 ईयर पहले। ये एक साइंटिफिक स्टडी में सामने आया है। तो इसमें इस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो आउट माइग्रेशन या डिस्पर्सल आउट ऑफ अफ्रीका ये मिडिल स्टोन एज में हुआ करीब 74,000 ईयर पहले, इसके मेन रीज़न क्या है? तो इसका एक मेन रीज़न जो अभी तक माना जा रहा था वो ह्यूमिड पीरियड था, और उसके साथ ही साथ अब एरिड पीरियड को भी एक रीज़न माना जा सकता है। चाइनीज़ शिप और फिलीपींस के शिप के बीच में एक नया क्लैश देखा गया है। साउथ चाइना रीजन में कुछ आइलैंड्स हैं जिनको लेकर चाइना का जो डिस्प्यूट है वो फिलीपींस और बाकी नेबरिंग कंट्रीज से लगातार चलता रहता है, और यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक नया डिस्प्यूट है, ये देखा गया है साउथ चाइना सी शिप के सेकंड थॉमस आइलैंड के लिए। ये जो सेकंड थॉमस सोल है, ये एक आइलैंड है जो साउथ चाइना रीजन में है, विच हैज़ बीन द सीन फॉर ऑफ रिपीटेड कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइनीज एंड फिलीपींस वेसल ओवर पास्ट ईयर। तो पिछले एक साल से फिलीपींस इस आइलैंड पे अपनी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है, और लगातार चाइना फिलीपींस के जो सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल को ले जाते हैं उन पे अटैक करता है, और कन्फ्रंटेशन देखा गया है इस आइलैंड को लेकर। तो एग्जाम के लिए ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है, सेकंड थॉमस सोल, जो साउथ चाइना सी में स्थित है। ये जो आइलैंड है ये फार फ्लंग सोल, इसको सोल बोल सकते हैं, ये फिलीपींस के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया था 1999 में, और उसके बाद लगातार चाइना इसको हथियाने की सोच रहा है और इसको लेकर हमेशा फिलीपींस के साथ क्लैशेस करता है। यूएस ओपनली फिलीपींस को इस मामले में सपोर्ट करता है, और ये जो क्लैशेस है इनसे माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना और यूएसए का डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आ जाए। यूएस हैज ऑल्सो वार्नड रिपीटेडली दैट इट इज ऑब्लाइज्ड टू डिफेंड फिलीपींस बिकॉज फिलीपींस इसका ओल्डेस्ट ट्रीटी एलाई है एशिया में। तो यूएस फिलीपींस के साथ खड़ा है, और जो चाइना है वो फिलीपींस को इस आइलैंड से हटा के इस आइलैंड पे कब्जा करना चाहता है, इसलिए ये लगातार क्लैशेस और कन्फ्रंटेशन देखे गए हैं। सेकंड थॉमस सोल। एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है यूएसए में, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो ये जो मेंटल हेल्थ चैटबॉट है इसका नाम है ईयर किक, और ये बताया जा रहा है कि एज ए थेरेपिस्ट ये काम करेगा। इट जनरेट द काइंड ऑफ कंफर्टिंग सिंपैथेटिक स्टेटमेंट थेरेपिस्ट आर ट्रेन टू डिलीवर, मतलब थेरेपिस्ट जो काम करते हैं उस तरह का काम ये एआई चैटबॉट ईयर किक कर सकता है। इससे पहले भी यूनाइटेड किंगडम के नेशनल हेल्थ सर्विस ने एक चैटबॉट लॉन्च किया था, वाइसा, जो हेल्प करता था स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए, और डिप्रेशन जो भी एडल्ट और टीन्स में है उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए काम करता है। वाइसा जो
चैटबॉट है वो यूके का है, और जो अभी रिसेंटली ईयर की चैटबॉट लॉन्च किया गया है हेल्थ मेंटल सर्विसेज को लेकर, ये यूएसए ने लॉन्च किया है। तो जो एकेडमिक्स हैं उनके द्वारा माना जा रहा है कि नन ऑफ द लीडिंग कंपनी, जो भी कंपनी ये चैटबॉट लॉन्च कर रही है, वो प्रॉपर एफडीए के अप्रूवल प्रोसेस से होके नहीं गुजरी, जो बहुत ज़रूरी है अगर किसी तरह की भी हेल्थ सुविधा या डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं किसी चैटबॉट के द्वारा। एक ये कंसर्न माना जा रहा है। दूसरा, अ, ये वरी है कि ये इस तरह के जो ऐप हैं, ये एप्रोप्रिएटली डिस्प्लेस कर सकते हैं थेरेपिस्ट को फॉर डिप्रेशन एंड अदर सीरियस डिसऑर्डर। तो थेरेपिस्ट की कमी को पूरी पूरी कर सकते हैं, और अगर ये एआई चैटबॉट थेरेपिस्ट को रिप्लेस करते हैं तो ये भी एक वरी माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, ईयरकिक यूएसए का हेल्थ चैटबॉट है, और वाइसा जो यूके गवर्नमेंट के द्वारा, यूके की एक हेल्थ एजेंसी नेशनल हेल्थ सर्विस के द्वारा लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट लेट्स अडनॉक एक्सपोर्ट ऑयल फ्रॉम इंडियन स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात की एक ऑयल कंपनी है एडनॉक, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, अलाउ कर दिया है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक टू एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल इट हैज़ स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक स्टोरेज एट मैंगलोर टू गिव ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द फॉरेन फर्म। तो अभी आज के टाइम में जो भी ऑयल इंपोर्ट है, वो इंडिया का 85% ऑयल इंपोर्ट फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना भी ऑयल की रिक्वायरमेंट है इंडिया की, वो 85% इम्पोर्ट से मीट आउट की जाती है। इंडिया की इम्पोर्ट इज़ मोर देन 85% है ऑयल नीड का, और इस जो कमी है, और 85% बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है अगर इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है कोई भी कंट्री। तो इसलिए एक कुछ स्ट्रेटेजिक स्टोरेज इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 3 लोकेशन पे बनाए गए थे, जिसमें करीब 5.33 मिलियन टन ऑफ ऑयल एज ए इंश्योरेंस रखा जाता है। तो इसमें से मैंगलोर का जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, ये यूएई की कंपनी एडनॉक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया था, और अब इस पर्टिकुलर कंपनी को जो मैंगलोर में स्टोर्ड ऑयल है वो एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई है। नॉर्मली ये जो एक्सपोर्ट करने की जो परमिशन है, ये केवल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को है, और केवल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। एट प्रेजेंट क्रूड ऑयल विच इज़ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल, इट is not allowed to be exported except through state owned Indian Oil Corporation। लेकिन अब इस फॉरेन कंट्री एडनॉक को भी गवर्नमेंट ने ये जो सुविधा है वो दे दी है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इंडिया में बनाए गए थे ताकि जो भी इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल का सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हो, या एक बड़े लेवल पे गल्फ एरिया में अगर वॉर हो जाए और इंडिया के पास ऑयल ना आ सके, तो ये जो स्टोरेज है इनका यूज़ अपनी ऑयल डिमांड को पूरा करने में किया जाए। बट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इंडिया हैड द फर्स्ट राइट ऑफ ऑयल यूज़। तो ये रिजर्व फॉरेन कंपनीज को देना और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करने का ये जो पूरा डिसीजन है, ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। कॉमर्स मिनिस्ट्री said that condition of export being allowed only through IOC will continue। एक्सपोर्ट है वो इंडियन ऑयल के द्वारा ही किया जाएगा, और उसी को अलाउ किया गया है ये एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया हैज़ बिल्ड स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ स्टोरिंग ऑयल टू 5.33 मिलियन टन ऑफ ऑयल एज ए इंश्योरेंस अगेंस्ट सप्लाई डिसरप्शन। और जो आइडिया है बिहाइंड लीजिंग storage to foreign company was that they could store oil for sale for domestic refiner। तो हालांकि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए गए हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया की ऑयल सिक्योरिटी के लिए, और इनको फॉरेन कंपनी को इसलिए दिए गए कि इससे जो ऑयल है वो इंडिया की जो कंपनियां हैं उनकी रिफाइनरी को बेच सके। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। थैंक यू।